नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। कई दिनों से भारत की ने जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाया है, जो जो विदेश जाना है, उस पर चर्चा हो रही है। खूब कांग्रेस और बाकी ने बहस की है। अजब 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 तरीके के तर्क दिए गए हैं, उसकी आलोचना हो गई है। कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीतिक फेलियर हो गई है, विदेश नीति पूरी तरह फेल कर चुकी है, उसकी विफलता का ये प्रतिबिंब है, ये दर्पण है कि उनकी विफलता का है। और सब समय वो गाली देते रहे पिछले 11 वर्षों में, आज हार कर उनको प्रतिनिधि मंडल भेजना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के कुतर्क दिए गए हैं। संजय राउत का कुतर्क आपने सुना होगा। तो हमारा देश है जहां हमारे देश के राजनीतिक दलों की अपनी कुंठा है, अपनी ईर्ष्या है कि जो काम हमने नहीं किया दूसरा कैसे करेगा। जो उनकी अपनी जिसको बोलते हैं कि नासमझी है, दूरदर्शिता का अभाव है, वो सब इसमें दिखता है। और वो चलेगा, उस पर राजनीति पर कभी आगे बात कर लेंगे। जैसा जान रहे हैं कि 7 दल अलग अलग बनाए हैं। 23 मई से अलग अलग सभी देशों की यात्रा शुरू होगी और यह यात्रा 3 जून को समाप्त होगी। यानी 8 और 3 11 दिनों की यह कुल यात्रा। ऐसा भी नहीं कि लंबा रखा गया है। तो भारत को जो भी दुनिया के समक्ष पक्ष रखना है, वो 11 दिनों तक रखेगा। अब यहां सोचने की जरूरत है कि अमेरिका ने जब दुनिया में आतंकवाद विरोधी युद्ध शुरू किया, जो उसके 11 सितंबर 2001 को जब उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन 3 जगह हमले हुए और जिसमें 3100 बताया जा रहा है, कुछ लोग मानते हैं 5000 लोग मारे गए। और उसकी पूरी अमेरिका के प्रतिष्ठा कहते हैं जिसको, कि एकदम से सीधे सीधे उसके सम्मान को, मान बिंदुओं को रौदना की, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसके पूंजीवादी और लोकतांत्रिक सभ्यता का, संस्कृति का एक प्रतीक था, उसको ध्वस्त किया। पेंटागन जो उनकी ताकत का था, वहां प्लेन से उड़ाने की कोशिश की गई। तो उसके विरुद्ध जो उसने लड़ाई शुरू की, तो उसने इतने प्रतिनिधि मंडल दुनिया में नहीं भेजे। हालांकि कुछ जगह वो जा रहे थे। किसी ने भी, या फ्रांस ने जब अटैक किया सीरिया में, जब उसने बम गिराए, बाकी किए जो वहां से जहां जहां थे, उसने भी नहीं भेजा। रूस पर तो प्रतिबंध ही लगा दिया गया। तो भारत क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत पर आतंकवादी हमले पहले भी हुए, लेकिन हमने इस ढंग से प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा। और इस बार तो हमने पाकिस्तान के घर में घुस के दुनिया को चौंकाते हुए, पाकिस्तान तो क्या, अमेरिका, यूरोप, चीन तक को हैरत में डालते हुए उनके 9 बड़े आतंकवादी अड्डे ध्वस्त किए हैं। और आतंकवादी डेली, प्रतिदिन आतंकवादी वहां मारे जा रहे हैं। कल भी वहां लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया है। कल एक आतंकवादी पर ऐसे हमले हुए हैं और उसको लाहौर के एक पूरे सुरक्षा में अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके पहले एक आतंकवादी मारे गए, उसकी जमीन पर मारे जा रहे हैं। तो हमको क्या पक्ष रखना है उसमें? जो ये लोग बता रहे हैं हमारी क्या फेलियर है? कुछ फेलियर नहीं है। गिरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान को दुनिया के समक्ष जाना है। तो चूंकि हमारे देश में समझ बूझ वाले दूरदर्शी नेताओं का अभाव है, राजनीतिक हित की जगह देश की चिंता करें, देश की राजनीतिक लड़ाई हम लड़ें, लेकिन अपनी कुंठा में, चूंकि हमको जनता वोट नहीं दे रही है, थोड़े बहुमत भले नहीं आए, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। भाजपा को फिर से सरकार, और सरकार बहुमत से भी ज्यादा शक्तिशाली ढंग से चल रहा है। जो कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान में, एक जिस पार्टी को बहुमत नहीं है, वो पाकिस्तान के घर में घुस के मार रहा है उसको। और जो जैसे चाहता है यूरोप से, अमेरिका से आंख मिला करके बात कर रहा है, कैसे कर पा रहा है? तो ये मतलब अपने ही देश के की प्रगति से और उसके पराक्रम से खुश होने की बजाय उससे जलन, ईर्ष्या, डर रखना और ये भयभीत हो जाना कि आगे तो इसको व्यापक बहुमत हो जाएगा, देश का नहीं सोचना, वो सब आलोचना हो रही है। भाई, हमारी विदेश नीति कहां फेलियर हुई है? क्या किसी देश ने भारत की कार्रवाई का विरोध किया कि भारत ने गलत किया है? क्या 2-3 देशों को छोड़ दे तो किसी ने पाकिस्तान का समर्थन किया है? क्या यहां चीन को भी देख लीजिए, तो क्या चीन खुल करके कभी बोला है कि भारत की कार्रवाई गलत थी? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को एकता अखंडता की रक्षा करने का अधिकार था। या तुर्की भले ही उसको ड्रोन दे रहा हो, मिसाइल दे रहा है, कि तुर्की खड़ा होकर क्या पाकिस्तान के पक्ष में दुनिया में खड़ा होकर बोल रहा है क्या?
तो हमारी विदेश नीति कहाँ फेल्योर है? विदेश नीति की फेल्योर तो तब होती जब दुनिया के देश भारत की आलोचना करने लगते कि भारत ने गलत किया है, भारत को नहीं करना है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, कोई कहता भारत पर बैन लगा देंगे। ऐसा कहीं से सुना जा रहा है? सिक्योरिटी काउंसिल में भी विचार हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल ने भी तो हमारी आलोचना नहीं की है। तो कहीं से भी विदेश नीति का फेल्योर नहीं है। लेकिन जब तक आप आतंकवादी युद्ध में मार खाते रहेंगे तो दुनिया कहेगी आपको कि हम भारत के साथ लड़ाई में है, हमारा भारत को समर्थन लेकिन जैसे ही आप मारना शुरू करते हैं, जैसे ही आप विजेता बन के उभरते हैं, फिर वो देश आपके साथ नहीं खड़े होंगे। उनको आपको इतने बड़े कद के रूप में भारत राष्ट्र जो है दुनिया में खड़ा हो जाए, उसको उसका इतना प्रभुत्व हो जाए, प्रभाव हो जाए, ये तो न अमेरिका चाहेगा। और फिर उनके हथियारों का मार्केट है, अगर भारत के हथियार सफलता पाने लगे, उसके मार्केट बढ़ जाए तो थोड़े हमारा साथ देने आएंगे, तो दुनिया साथ नहीं देंगी। तो इसलिए प्रतिनिधि मंडल जा रहा है तो उसके बारे में समझने की जरूरत है। अब पहले ये देखिए कि ये जो प्रतिनिधि मंडल है, इसमें जिन देशों ने पाकिस्तान को ऑपरेशन में मदद की है हथियार से, या कि उनके यहां नहीं जाएंगे, जैसे तुर्की, चीन, अजरबैजान, 3 देशों का दौरा भारत नहीं कर रहे, भारत के लोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्य हैं, उनमें से चीन भारत के नहीं जाएंगे। चीन के अलावे 4 देश में जाएंगे, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस पर भले आपने यूरोप ने बैन लगा हुआ है अभी तक, हालांकि अमेरिका का बदल गया है, लेकिन वहां भी भारत प्रतिनिधिमंडल जाएगा। जो इस समय 10 अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, क्योंकि अंततः सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी, आगे भी कुछ होगा, बैठेगा। तो सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य है, उसमें पाकिस्तान और सोमालिया को छोड़कर 8 अस्थायी सदस्यों तक जाएगा, क्योंकि सोमालिया भी इस समय एक जिहादी इस्लामिक देश बन चुका है। आतंकवादी ही वहां का भी शासन चला रहे हैं, वो दुनिया से अलग उसकी धारा है, पाकिस्तान में हमको जाना नहीं है। तो ये जो देश हैं, अल्जीरिया है, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन, गुयाना, पनामा, स्लोवेनिया और ग्रीस की यात्रा करेंगे। पहले लोग सोच रहे थे क्या भारत कर रहा है, ये अल्जीरिया, सियरा लियोन, गुयाना, पनामा, स्लोवेनिया, ये सब देश क्यों जाएगा? इस समय ये सब अपने जो चक्रीय व्यवस्था होती है 2 साल की अस्थायी सदस्यता की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्यों को 2 वर्ष के लिए सदस्यता मिलती है। उसी प्रकार से सारे मेंबर उसके सदस्य बनते रहते हैं। तो इस समय ये 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान और सोमालिया भी है। तो इन देशों की यात्रा की जाएगी। आपको यह भी ध्यान रखेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन सिंदूर पर जिन अस्थायी सदस्यों के नेताओं से बातचीत की थी, उसमें चीन को छोड़ के स्वयं 4 नेताओं से बातचीत किया था, और स्वयं जयशंकर ने पाकिस्तान को छोड़ के 9 अस्थायी सदस्यों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की थी। तो ये जो कहा जा रहा है ना कि भारत तो भाई जो है, भारत की कूटनीति फेल हो गई, नहीं, ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल में जाना था। तो जैसे ही शुरू हो गया कि भारत ने अपना 4 से तो प्रधानमंत्री नहीं, मुख्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों से बात की, उनके विदेश मंत्रियों से विदेश मंत्री ने बात की, साथ ही साथ जो अस्थायी सदस्य थे उसमें एक पाकिस्तान को छोड़ के सबसे सोमालिया के भी विदेश मंत्री से उन्होंने बात की। इसके अलावा जो दल है वो इस्लामिक देशों का जो संगठन है OIC, आप जानते हैं कि वो एक ऐसा संगठन है जो कश्मीर पर भारत विरोधी प्रस्ताव पारित करता रहा है और बार बार तुर्की और पाकिस्तान कश्मीर को वहां ले जाता रहा है। उनमें भी कई सदस्य देशों की भारत यात्रा के ये जो प्रतिनिधि मंडल है यात्रा करेगा। ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए कि मुस्लिम प्रमुख देशों में हम जा रहे हैं जो OIC के, उसमें तुर्की के हम नहीं जाएंगे। ये जो देश हैं इनमें कुवैत है, बहरीन है, आप जानते हैं इन सब देशों से हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं। बहरीन में प्रधानमंत्री ने अभी 2 साल पहले वहां एक पुराने मंदिर का उद्घाटन किया था। सऊदी अरब है, सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों का मुख्य केंद्र है मोहम्मद साहब के कारण, और वहां मक्का हज करने मक्का मदीना में सब जाते हैं। तो सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और मिस्र,
ये इन सारे देशों में जाएंगे। सऊदी अरब तो पाकिस्तान का भी मित्र है, और जब ये कार्रवाई हो रही थी तो वहां के उपराष्ट्रपति जो हैं प्रिंस, वो भी आए थे और दोनों देशों की उन्होंने यात्रा की थी। ओआईसीए ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बयान भी जारी किया था, इसलिए वहां भी जनका भारत वहां तक जा रहा है। तो अब इस यात्रा का महत्व इस मायने में है। फिर उठाया जा रहा है कि भाई जो जिन सांसदों के नाम है वो सांसद तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो भाई महत्वपूर्ण कौन सांसद है, किनको महत्वपूर्ण माना जाए? मूल बात यह है कि जो सांसद जा रहे हैं उनको ठीक से ब्रीफ किया गया है कि नहीं। तो हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री लगातार 2-2, 3-3 दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको सारी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, एक एक पॉइंट पर वो क्वेश्चन करते हैं। ये बताया जा रहा है कि जिन जिन देशों में आपको जाना है वहां क्यों जा रहे हैं आप, वहां क्या बात करनी है, वहां क्या क्या सवाल उठाए जाएंगे जा रहा है। फिर इन सब प्रतिनिधि मंडल के साथ विदेश विभाग के प्रमुख अधिकारी जा रहे हैं, जो पूरे तथ्यों के साथ रहेंगे, रिकॉर्ड रहेगा, उस सबके पास लैपटॉप होंगे, पाम टॉप होंगे, सब कुछ साथ में रहेगा। वहाँ ऑडियो विजुअल भी चीजें रहेंगी सबको वहां दिखाने के लिए, बताने के लिए। फिर उन देशों के दूतावास के अधिकारी भी रहेंगे और उनको भी सब विषय भेजा गया है, वो सारे फैक्ट के साथ। तो नरेंद्र मोदी सरकार जब कोई कार्यक्रम करती है तो उसकी इसी ढंग से तैयारी करती है। दूसरे लोग चूंकि पहले तैयारी नहीं करते थे इस प्रकार से, अब इतनी तैयारी हो रही है कि पूरा ब्रीफ हो रहा है, अलग अलग ऑफिसरों को लगाया गया है, पूरी सामग्री है उनके पास। अगर किसी सांसद को कभी जरूरत है, उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, तो किसी भी समय वो जुड़ सकता है, ऑनलाइन जुड़ के सारे फैक्ट्स मंगा सकता है। बात करने के समय भी वो संपर्क करके पूछ सकता है और उपलब्ध होगा। दूतावास के लोग उसके साथ रहेंगे। तो एक पूरी तैयारी से जा रही है। इस प्रकार का प्रतिनिधिमंडल भारत ने विदेश में कभी भेजा ही नहीं। आतंकवाद तो छोड़िए, बाकी विषयों पर पहली बार इस प्रकार सा हो रहा है और इसका प्रभाव होगा। अब जाने का अर्थ यह नहीं है कि हमने क्या किया है वो बताने के लिए। इसका अर्थ जो मेरी समझ में आ रहा है कि जाने के बाद एक बार दुनिया के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में आतंकवाद कैसे पाकिस्तान प्रायोजित करता है, पाकिस्तान कैसे अड्डे चलाता है, और भारत के पास इस समय चूंकि पाकिस्तान को कोई रोक नहीं रहा है, कार्रवाई करने के अलावा क्या विकल्प है। तो इसका अर्थ हुआ कि इस कार्रवाई के साथ साथ जो भविष्य में हम कार्रवाई करने वाले हैं उस समय गलतफहमी पैदा नहीं हो, उसकी भी आधार भूमि बनेगी। इसकी घोषणा नहीं होगी कि हम भविष्य में भी मारेंगे और करेंगे, लेकिन यह तय है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अखंड प्रतिज्ञा है, ये जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि कोई भी आतंकवादी घटना वार अगेंस्ट टेरर माना जाएगा, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो ये तो जारी रहेगा, इसलिए घोषणा नहीं होगी, लेकिन इतनी जानकारियां देशों को दे दी जाएगी, इन सारे देशों को, ओआईसी के अंदर प्रमुख देशों को, सिक्योरिटी काउंसिल के देशों को, कि भाई उनको आगे से बहुत सारे पाकिस्तान गलतफहमी नहीं पैदा कर दे, या इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दूसरे देशों को गलतफहमी नहीं पैदा करे, या इस्लाम के नाम पर जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खलीफा बनने की कोशिश करते हैं वो भी दुनिया में इस ढंग से इकट्ठा नहीं कर सके, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतार, ये सब भी प्रमुख देश हैं, सऊदी अरब, उन सब में जा रहा है। तो इसलिए इस प्रतिनिधि मंडल को सामान्य मत समझिए। और जो हमारे देश के ये छोटे नेता, जिनके बारे में कोई शब्द प्रयोग करना कठिन है, जिस ढंग से छोटे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि भारत अपनी धरती से आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए जो कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि एक और कूटनीति हो, दुनिया को समझाया जाए, आर्थिक रूप से घेरेबंदी किया जाए, सैनिक रूप से कार्रवाई की जाए, और दुनिया का उसमें साथ न मिले पूरी तैयारी की जाए, और इसके आधार पर दुनिया में हम एक जो भविष्य में हमको विश्व गुरु की बात है कि विश्व हमको देख करके रास्ता दे, और हम जो बात कहें उसका महत्व है। वार अगेंस्ट टेरर में भारत दुनिया में शीर्ष पर बन के उभर के, ये जो भविष्य के भारत की तैयारी हो रही है उसकी दृष्टि से प्रतिनिधिमंडल है। तो बाकी विपक्ष आपके सामने क्या गलतफहमी पैदा करता है, भ्रम, उसमें अपने को नहीं पड़ना है। ये मान के चलिए कि देश जो है, अभी तक जो कुछ नहीं हुआ वो किया जा रहा है, और इस ढंग से किया जा रहा है कि कल ये सरकार रहेगी नहीं रहेगी, कोई सरकार आएगी, कोई प्रधानमंत्री रहेगा, उसका एक पूरा आधार हो जाएगा
कि आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद के ढांचे कमजोर होंगे, भारत के कम से कम पक्ष में हिम्मत से कोई खड़ा नहीं होगा तो विपक्ष में करने वाला कोई नहीं होगा, और आप खुल के ये युद्ध लड़ सकते हैं आतंकवाद के विरुद्ध। ये एक आधार भूमि बन जाएगी। हो सकता है कि तब तक युद्ध लड़ने की स्थिति नहीं रहे, पाकिस्तान वैसी अवस्था में पहुंच जाए। तो ये दूरगामी दृष्टि से ये प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को भी इसका ध्यान होना चाहिए। हालांकि ये बात उनको बताई गई होगी, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि हर चीज बताकर नहीं किया जाता है। बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफी होता है। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद।